हेलो बच्चों, मैं आज आपको द फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी कहानी सुनाता हूं ताकि आप इसे कहानी के रूप में समझ सके। ये कहानी है 18वीं सदी के अंत की, जब फ्रांस में एक ऐसा उथल-पुथल मचा जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को बदल दिया। एक राजशाही की शान और जनता का कष्ट। बात 1774 की है, जब फ्रांस के सिंहासन पर लुई 16वें बैठे थे। उनकी पत्नी थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट, जो अपनी फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी। उनके महल वर्सेल्स की शान शौकत देखने लायक थी, पर इसकी कीमत आम जनता चुका रही थी। फ्रांस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में मदद कर रहा था, जिससे उस पर पहले ही 1 अरब लिवरे का कर्ज था, जो बढ़कर 2 अरब लिवरे से भी ज्यादा हो गया। लेंडर्स इस कर्ज पर 10% ब्याज दे रही थी, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। इसी दौरान 1779 के बीच फ्रांस की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जिससे अनाज की मांग बढ़ गई। लेकिन अनाज का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा, जिससे रोटी की कीमतें आसमान छूने लगीं। गरीबों को अपनी आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ रोटी पर खर्च करनी पड़ती थी। सूखे और ओले गिरने से स्थिति और खराब हो गई, जिसे निर्वाह संकट सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा गया। फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बंटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट चर्च से जुड़े लोग, सेकंड एस्टेट नोबल्स रिच एरिस्टोक्रेट लोग, थर्ड एस्टेट आम जनता। इसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, नौकर और मजदूर शामिल थे। लगभग 90% आबादी किसानों की थी, लेकिन सिर्फ 40% जमीन पर ही उनका मालिकाना हक था। पादरी और कुलीन वर्ग को जन्म से ही कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे टैक्स से छूट। उन्हें राजा को कोई सीधा टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके बजाय सारा बोझ थर्ड एस्टेट पर था। वे टाइल जैसे सीधे टैक्स देते थे और अप्रत्यक्ष टैक्स भी चुकाते थे, जो हर दिन के उपयोग की चीजों जैसे नमक और तंबाकू पर लगते थे। चर्च भी किसानों से टाइथ नामक टैक्स लेता था, जो उनकी कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स के विचार फैल रहे थे। वे स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक अनुबंध और सरकार में शक्तियों के बंटवारे की बात करते थे। इन विचारों से आम लोगों को प्रेरणा मिली। क्रांति की चिंगारी और राजशाही का अंत। आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि राजा लुई 16वें को 1614 के बाद पहली बार एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। 5 मई 1779 को वर्सेल्स में यह बैठक हुई, जिसमें तीनों एस्टेट्स के प्रतिनिधि शामिल थे। लेकिन मतदान प्रणाली पर विवाद खड़ा हो गया। कुलीन वर्ग और पादरी चाहते थे कि प्रत्येक एस्टेट का एक वोट हो, जबकि थर्ड एस्टेट, जिसके 600 प्रतिनिधि थे, चाहता था कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट हो। राजा ने थर्ड एस्टेट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 20 जून 1779 को थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधि वर्सेल्स के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और नेशनल असेंबली का गठन किया। उन्होंने शपथ ली कि जब तक फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बन जाता, वे भंग नहीं होंगे। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे फिलोसोफर के विचार फैल रहे थे। वे स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक अनुबंध और सरकार में शक्तियों के बंटवारे की बात करते थे। इन विचारों से आम लोगों को प्रेरणा मिली। क्रांति की चिंगारी और राजशाही का अंत। आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि राजा लुई 16वें को 1614 के बाद पहली बार एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। 5 मई 1779 को वर्सेल्स में यह बैठक हुई, जिसमें तीनों एस्टेट्स के प्रतिनिधि शामिल थे। लेकिन मतदान प्रणाली पर विवाद खड़ा हो गया। कुलीन वर्ग और पादरी चाहते थे कि प्रत्येक एस्टेट का एक वोट हो, जबकि थर्ड एस्टेट, जिसके 600 प्रतिनिधि थे, चाहता था कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट हो। राजा ने थर्ड एस्टेट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 20 जून 1779 को थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधि वर्सेल्स के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और नेशनल असेंबली का गठन किया। उन्होंने शपथ ली
कि जब तक फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बन जाता वे भंग नहीं होंगे। इसी बीच पेरिस में अफवाहें फैलीं कि राजा सेना को गोली चलाने का आदेश दे सकता है। 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने बास्टील के किले को तोड़ दिया। यह राजशाही की निरंकुश शक्ति का प्रतीक बन गया और इसका पतन क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बन गया। ग्रामीण इलाकों में भी किसानों ने सामंती प्रभुओं के महलों पर हमला किया, जिससे सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 26 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा को अपनाया। इसने स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी। अक्टूबर 1789 में रोटी की बढ़ती कीमतों के विरोध में हजारों औरतें पेरिस से वर्सेल्स तक पैदल मार्च कर राज परिवार को पेरिस ले आईं। संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र तक 1300 असेंबली ने एक नया संविधान तैयार किया। इसने राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया और फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। हालांकि नामक एक कार्यकारी निकाय की स्थापना की। गुलामी का अंत और नेपोलियन का उदय, क्रांति ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में गुलामी के मुद्दे को भी उठाया। 1794 में नेशनल असेंबली ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में गुलामी को समाप्त कर दिया। हालांकि नेपोलियन ने बाद में इसे फिर से शुरू कर दिया। अंततः 1848 में फ्रांस में गुलामी पूरी तरह से समाप्त हो गई। 1894 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में देखा गया। क्रांति की विरासत फ्रांसीसी क्रांति ने इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा दुनिया भर में फैला और कई देशों में लोकतांत्रिक आंदोलनों को प्रेरित किया। इसने राजशाही, सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकारों को चुनौती दी। क्रांति ने न केवल पुरुषों को अधिकार दिए, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी रास्ता खोला। आज भी ये मूल्य दुनिया भर में लोकतंत्रों का आधार है।